कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रशासनिक शिथिलता एक बड़ी वजह मानी जाती है। सर जॉन मार्शल, पीएच गार्डन, ठीक है, फेयर सर्विस जैसे इतिहासकार पुरातत्वविद ये मानते थे कि सिंधु सभ्यता विशाल सभ्यता जो कि बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई थी, वो प्रशासन की शिथिलता की वजह से या प्रशासन जो कार्य कर रहा था उन कार्यों में रुकावट आने की वजह से, ये सब बात की थी व्यापार में गतिरोध, ठीक है, व्यापार में अवनति, जो व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों स्वरूप में हो रहा था, ठीक है, उस व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हुआ, अवनति आई, आर्थिक प्रगति रुकी और आर्थिक प्रगति की रुकने की वजह से धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर, जो भौतिक संरचना बनी हुई थी, वो संरचना खराब होने लगी और शहर का जो वास्तविक स्वरूप था उसमें परिवर्तन होने लगा और ये सभ्यता पतन या विघटन की तरफ चली गई, ठीक है। उसके बाद अगला एक कारण माना जाता है सामाजिक एवं राजनीतिक कारण, ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक कारण। सिंधु सभ्यता की समाज के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जनजातियों का समूह था, विभिन्न प्रकार की जनजातियां यहाँ पर आकर के शहरों में बसी हुई थी और वो बसी हुई थी किस लिए? विभिन्न प्रकार के व्यापारिक गतिविधियों की वजह से। उनका शहरों में रहने के पीछे का एकमात्र औचित्य था अपना व्यापार करना और व्यापार के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाना। जैसे आज भी वर्तमान में शहरों में लोग क्यों बसते हैं? आज शिक्षा, स्वास्थ्य बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसकी वजह से लोग शहर में बसना चाहते हैं, ठीक है। व्यापार तो आज गांव में भी हो जा रहा है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य तो एक ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं मानव की वर्तमान के समय में, जिसके लिए लोग शहर की तरफ जाते हैं। लोगों को लगता है कि शहर में एक बेहतर शिक्षा हमें हमारे बच्चों को मिल पाएगी और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बेहतर है। गांव में अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हुई तो एक छोटा अस्पताल है, वहाँ कोई रहता नहीं है और शहर तक पहुँचते पहुँचते उसकी डेथ भी हो सकती है। तो लोगों को लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं शहर में बेहतर है और इसीलिए लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन उस दौरान लोगों का शहर में बसने के पीछे का कारण क्या था? क्योंकि ना शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य की उस तरीके की सुविधाएं थी। मेन कारण था व्यापारिक जो गतिविधियां थी, क्योंकि जो शिल्प का कार्य कर रहे थे, जो आभूषण बनाने वाले लोग थे, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग थे, जो और भी कार्यों को करने वाले लोग थे, जो कि उत्पादन के कार्य में संलग्न नहीं थे, उत्पादन का कार्य नहीं कर रहे थे, उन लोगों को अपनी आजीविका को चलाने के लिए ऐसे स्थान पर बसने की आवश्यकता थी जहां पर उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को कोई खरीद सके। तो खरीदेगा कहाँ? खरीदेगा वहाँ जहाँ पर लोग बसेंगे, और बसना इसलिए जरूरी था क्योंकि वहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ आराम से हो सकती, ठीक है। और जैसा कि हम लोग कल बात कर रहे थे कि छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे वो मिल करके एक मंडी का वो करते हैं, एक स्थान तय करते हैं और वहाँ पर फिर व्यापारिक गतिविधियाँ होने लगती है और फिर वहीं पर जो है शहरी सन्निवेश तैयार होना शुरू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से व्यापारिक गतिविधियों ने लोगों को एक साथ जोड़ा था। अब जब व्यापारिक गतिविधियां होने लगती है, अवनति होने लगती है, जो समाज सामंजस्यता की स्थिति को बनाए रखता था वो धीरे धीरे आपस में टूटन होने लगती है। लोग एक दूसरे के प्रति विद्रोह रखने लगते हैं, ठीक है, मन में जो है वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो समाज अपने आप टूटने लगे। और जब समाज टूटेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, आज हम लोग बाउंडेड हैं, कानून है हमारे पास, ठीक है। आज हम चाहे जितनी भी जैसी भी परिस्थितियाँ हो जाए, लेकिन कानून का एक आवरण हमारे पास है, हम उसकी मदद से अपनी सोशल स्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर उस दौरान जहाँ पे कानून और दंड संहिता जैसी व्यवस्था नहीं थी, सामूहिक रूप से लोग रह रहे थे, वहाँ पर अगर कोई टूटन होती है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं और धीरे धीरे वो विघटन की तरफ चले जाते हैं। राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो राजनीतिक जो स्थिति थी वहाँ पर जो है धीरे धीरे छोटे छोटे जो गांव थे या शहर थे, उनके कुछ मुखिया थे, प्रमुख थे, वो मिलकर के सारी शहरी व्यवस्थाएं देखते थे। लेकिन अगर मान लीजिए कि वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए या भ्रष्ट आवरण करने लगे या जनता या जो प्रजा है उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करने लगेंगे, तो धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था भी करप्शन की तरफ जाएगी और समाज टूटने की तरफ चला जाएगा। तो सामाजिक और राजनीतिक कारण को भी कुछ विद्वान अपना प्रमुख मानते हैं कि जिनकी वजह से सिंधु सभ्यता पतन की तरफ चली गई। इसके बाद अगला है प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय प्रयोग। प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय प्रयोग, ठीक है। जो भी प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराए हैं, जब आप उसका अतिशय प्रयोग करने लगेंगे, अधिक से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा प्रयोग करने लगेंगे, जिसको हम दोहन कहते हैं, ठीक है। जैसे
आप लोगों ने कहानी सुनी होगी ना, मुर्गी और सोने के अंडे वाली। तो ये जो प्रकृति है ये सोने का अंडा देने वाली चीज, ठीक है। और अगर कभी मानव को लगने लगता है कि सारे अंडे एक साथ निकाल लें तो क्या होगा, अतिशय दोहन हो जाएगा और प्रकृति जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, असंतुलन की स्थिति में आ जाएगी। और जब प्रकृति असंतुलित होती है तो उसका बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम देखने को मिलता है। जैसे कि लगातार नदियों में बांध बनाने की वजह से भी बाढ़ बहुत तेजी से आ रही है, ठीक है, क्योंकि जब ऊपर बांध बना लिया जाता है और पानी उसमें ज़्यादा आ जाता है, वाटर कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो ज़्यादा पानी जब आ जाता है उसको छोड़ा जाता है तो अचानक से पानी बढ़ता है, जिसकी वजह से विभिन्न स्थानों में आजकल बाढ़ की स्थिति भी आ गई है। हाँ, ये बात अलग है कि ये जो बाढ़ बनाए जा रहे हैं डैम वगैरह, ये हमारी सुविधाएं हमको प्रोवाइड करा रहे हैं, बिजली तैयार हो रही है और भी चीज़ें हो रही है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ नहरें निकाल के पानी भेजा जा रहा है, सुविधाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति का हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। पहाड़ों को खोदते चले जा रहे हैं, खनन होता चला जा रहा है, नदियों में खनन हो रहा है, नदियों के मार्ग में परिवर्तन होता चला जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक घटनाओं को हम लोग जन्म दे रहे हैं अपने अतिशय दोहन की वजह से। जैसे पेड़ों की कटाई, लगातार पेड़ों की कटाई होने की वजह से होता क्या है, क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, क्योंकि पेड़ जो है एक बहुत बड़ा कारण है ऑक्सीजन का। अगर पेड़ों की कटाई लगातार होती जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी आने लगेगी और शायद धीरे धीरे समस्या और बढ़ जाए और उसके बाद वर्षा की प्रतिशतता में भी कमी आने लगेगी, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से हुई, क्योंकि नगरों का निर्माण करना था, ईंटों को पकाना था, ठीक है, और भी कार्य करना था, लकड़ियों के और भी सामान तैयार करने थे, जिसकी वजह से जंगलों की कटाई बहुत तेजी से हुई और कटाई ज़्यादा होने की वजह से वर्षा की प्रतिशतता में कमी आई, मौसम गर्म हुआ और धीरे धीरे मानसून जो है वो उतना प्रभावी नहीं रह गया जैसे कि पहले हुआ करता था, और वहाँ से लोगों को हटना मजबूरी बन गई, क्योंकि मानसून अगर प्रभावित हो जाएगा तो कृषि और उत्पादन भी प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि कृषि मानसून पर ही आधारित है। अगर मानसून अच्छा नहीं है तो कृषि अच्छी नहीं है, क्योंकि आज की जैसे नहरों की व्यवस्था उस समय नहीं रही होगी। आज तो नहरों के माध्यम से पानी भेज दिया जाता है, आज तो आर्टिफिशियल क्लाउड की भी व्यवस्था की जा रही है। आजकल बहुत सारी ऐसी नवीन तकनीकों का प्रयोग करके सिंचाई की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन उस दौरान ऐसी चीज़ें नहीं रही होंगी, ठीक है, इस तरीके की व्यवस्था को नहीं बनाया गया होगा, क्योंकि इस तरीके की तकनीक को वो जान नहीं रहे थे। तो वर्षा की प्रतिशतता में कमी आने की वजह से भी बहुत ज़्यादा समस्या आई होंगी, ठीक है, ऐसा पुरातत्वविदों का कहना है। और अतिशय दोहन चाहे किसी भी चीज़ का, ठीक है, जैसे आज वर्तमान में चेन्नई को आप देखिए, वाटर लेवल वहाँ पे खत्म हो गया है, भूजल, अंडर वाटर, ग्राउंड वाटर वहाँ पे धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, भूजल की स्थिति बहुत खराब है, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और ये क्यों है, ये इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे दोहन, भाई बढ़िया मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, आबादी बड़ी है, पानी का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं ना, जहाँ पे पानी है वहाँ पे दुरुपयोग बहुत है। आप गाड़ी धुल रहे हैं, लगातार पानी बह रहा है, तो अगर आप उसको कंजर्व नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं, तो एक समय आएगा कि धीरे धीरे यहाँ पर भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अतिशय दोहन एक बड़ी वजह मानी जाती है सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे। और जलवायु में प्रतिकूल परिवर्तन, प्रतिकूल का मतलब है कि विपरीत परिवर्तन, ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा परिवर्तन नहीं। और आज वर्तमान दौर में, और इसको आर एल स्टाइन मानते हैं, आर एल स्टाइन और वर्तमान में के एन दीक्षित और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं आईटीज के, जो इस बात को मान रहे हैं, नए तरीके से अध्ययन किया जा रहा है। और ये सारा अध्ययन इस बात को बताता है कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण था और वर्तमान में इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट कारण माना जा रहा है, ठीक है। और उनका कहना था कि कभी सिंधु का क्षेत्र, बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है जहाँ पर सिंधु सभ्यता पाकिस्तान के लिए है, इसके अलावा पंजाब का, सिंध का जो प्रांत है पाकिस्तान का, इधर राजस्थान का जो एरिया है, ये कभी सघन वनों वाला एरिया माना जाता था, ठीक है। गुरदीप सिंह जी भी इस बात को कहते हैं कि कभी यहाँ पर सघन वन हुआ करते थे। उसकी वजह ये है क्योंकि सिंधु सभ्यता की मोहरों में बहुत सारे ऐसे जानवरों का अंकन है जो कि ऐसे वनों में पाए जाते हैं, जैसे कि गैंडे का अंकन, हाथी का अंकन, बाघ का अंकन,
ठीक है। वृषभ का अंकन, वृषभ तो चलिए सामान्य स्थिति में हर जगह मिल जाएगा, लेकिन बाघ, गैंडा और हाथी ये ऐसे जानवर हैं जो कि सघन वनों में पाए जाते हैं, घने वनों में पाए जाते हैं। खासकर गैंडा, आज वर्तमान में गैंडा भारत में कहा, काजीरंगा जहाँ पे सघन वन हुआ करते हैं। ठीक है, तो पुरातत्वविदों का, जलवायु का अध्ययन करने वाले क्लाइमेटोलॉजिस्ट का ये कहना था कि कभी 3000 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय था, उस समय ये वाला जो इलाका था, यहाँ पर जो जलवायु थी वो बहुत अच्छी थी, मानसून बेहतर रहता था, सघन वन, घने जंगल हुआ करते थे, विभिन्न प्रकार के जानवर वहाँ पे विचरण करते थे, और यही वजह है कि सिंधु के लोग इन जानवरों को अपने प्रतीक चिन्हों में अंकित कर रहे हैं। लेकिन एक दौर आया जहाँ पर पेड़ों की कटाई होने की वजह से, लगातार दोहन होने की वजह से ये जो जलवायु है ये धीरे धीरे परिवर्तित होती चली गई, या इसको हम कह सकते हैं कि शिफ्ट होता चला गया। ठीक है, जलवायु जो है ये शिफ्टिंग होती चली गई, और ये शिफ्टिंग आज से नहीं हो रही है, ये शिफ्टिंग 10,000 ईसा पूर्व से धीरे धीरे होने लगती। जब नूतन काल आ जाता है पृथ्वी में, तब से लेकर के आज तक ये जलवायु जो है वो शिफ्ट हो रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ ये शिफ्ट होती चली आई है। जैसे कभी मिडिल ईस्ट का इलाका भी माना जाता था, बहुत फर्टाइल इलाका था, दजला फरात की नदी वाला, ईरान वाला। ठीक है, नील नदी का इलाका बड़ा फर्टाइल लैंड माना जाता था, मानसून बहुत अच्छा होता था वहाँ पे, लेकिन आज की स्थिति विपरीत। ठीक है, सूडान का इलाका भी बड़ा, वहाँ पे भी जलवायु बेहतर मानी जाती थी, लेकिन आज वहाँ पे पूरा रेगिस्तान फैला हुआ। तो उधर से जो क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा था इस तरफ, धीरे धीरे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो क्लाइमेट की शिफ्टिंग हुई, उसकी वजह से बहुत सारी सभ्यताएं समाप्त होती चली, क्योंकि वहाँ का जो अच्छा मतलब फर्टाइल लैंड था वो धीरे धीरे रेगिस्तानों में तब्दील हो गया, क्योंकि बारिश नहीं हुई। ठीक है, बारिश की कमी होती चली गई, उत्पादन प्रभावित हुआ, बस्तियाँ खराब होती चली गई, लोग वहाँ से माइग्रेट होते चले गए, और धीरे धीरे ये शिफ्टिंग हुई। और ऐसा हुआ सिंधु सभ्यता में भी 3000 ईसा पूर्व के आसपास के समय में क्लाइमेट धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था टुवर्ड्स मिडिल गंगा प्लेन, थोड़ा, और ये क्रमिक परिवर्तन था, और लगभग 1500-2000 के आसपास ये क्लाइमेट मिडिल गंगा की तरफ ज्यादा प्रभावी होता चला। और यही वजह है कि इसके बाद मिडिल गंगा प्लेन में हमको अर्बनाइजेशन दिखाई पड़ता, वहाँ पर एक नवीन सभ्यता जन्म लेती है, जिसको हम सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्लाइमेट शिफ्टिंग हो रही है पश्चिमोत्तर क्षेत्र से पूरब की तरफ, और इसकी वजह से ये सारा इम्बैलेंस हुआ, नेचर इम्बैलेंस हुआ, पृथ्वी में बड़ा परिवर्तन हुआ, और सूखा पड़ने लगा, अकाल पड़ने लगा, उत्पादन प्रभावित होने लगा, और धीरे धीरे लोग माइग्रेट करने के लिए मजबूर हुए। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन को एक बड़ा कारण यहाँ पे माना जाता है। आज वर्तमान में भी आप देखिए जलवायु परिवर्तित हो रही है। बाड़मेर भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, बहुत कम वर्षा वाला। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगर आप जाए घूमने तो आप देखेंगे वहाँ पे नालियों की बहुत प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज उतना अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि वहाँ पर पानी उतना बरसता नहीं था, लेकिन हाल फिलहाल के समय में वहाँ पर पानी बरसने लगा, बाड़मेर में बाढ़ आ रही है। अभी पिछले कुछ वर्षों से बाड़मेर में, जैसलमेर में, या और भी जो राजस्थान के इलाके हैं जहाँ बारिश की प्रतिशतता बहुत कम थी, उन इलाकों में बारिश होने लगी है, और ज्यादा मात्रा में बारिश होने लगी है। और क्योंकि उन्होंने कभी भी ड्रेनेज सिस्टम वैसा तैयार नहीं किया था, इसीलिए वाटर लॉगिंग होने की वजह से वहाँ पर पानी फैल जाता है, पूरे के पूरे शहर में पानी फैल जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो तैयार नहीं, उनको पता ही नहीं था कि बारिश भी इतनी होगी। अगर पता होता तो ड्रेनेज बना के रखते हर जगह, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे बारिश होने लगी, अब उनको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि क्लाइमेट फिर से उस एरिया की तरफ प्रभावित हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। आने वाले समय में हो सकता है वहाँ पे फिर हरे भरे मैदान क्षेत्रों का निर्माण हो पाए, जो आज रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट आज वहाँ पर चेंज होता दिखाई पड़ रहा है, और समय समय पे कई क्लस्टर्स में से क्लाइमेट चेंज होते जा रहे हैं। अब बारिश का कारण क्या हो सकता है? बारिश का कारण हो सकता है अरावली का नीचे जाना। लगातार पहाड़ों का खनन हो रहा है, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसकी हाइट नीचे होती जा रही है, और ये जो अरब सागर से हवाएं चलती है, ये अरावली के सहारे होते होते ऊपर जाकर के बारिश करती है। अरावली के नीचे होने की वजह से वो राजस्थान की तरफ और हवा जाने लगी है, जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश अब वर्तमान में होने लगी। ठीक है, तो पहाड़ों का तोड़ना भी, क्योंकि जो भी गर्म हवाएं, जो भी बादल है, वो पहाड़ों के सिरे होते होते बरसते हैं, और अगर पहाड़ ही तोड़ दिया जाएगा तो बादल उस पार निकल जाएगा।
क्योंकि उसकी भी एक हाइट होती है। यस और जब पानी भरा होता है तो हाइट जो है वो नीचे आ जाती है। अब पहाड़ के नीचे नीचे इसीलिए बरस जाते हैं, लेकिन जब पहाड़ नीचे होने लगेगा बादल की हाइट ऊपर हो जाएगी तो वो आर पार हो जाएगी, हिमालय जिसकी जब वजह से उस टकराते पट्टी हैं। पर भी बारिश होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी विंध्यास और सतपुड़ा के किनारे किनारे बारिश होती है। ठीक है, दक्षिण में आप देखिए इसीलिए ठंडियों में दक्षिण में बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पर नीलगिरी के पर्वत से जो नीचे से हवाएं जाती है, ठीक है, वो नीलगिरी के पर्वत से होते होते वापस जो लौट रहा मानसून है तो अक्टूबर नवंबर में भरा जाता है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण जो है वो माना जाता है सभ्यता के पतन के पीछे। इसके बाद है नदियों के मार्ग में परिवर्तन। हाँ, इसी अगला पॉइंट है नदियों के मार्ग में परिवर्तन। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स इस बात को मानते हैं, माधव स्वरूप वत्स नामक जो पुरातत्वविद है वो इस बात को मानते हैं कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन एक बहुत बड़ी वजह रही है सभ्यता के पतन की। ठीक है, जैसा कि कल हम लोग बात कर रहे थे कि नदियां एक बहुत बड़ा जो है तंत्र थी जिनके माध्यम से यातायात भी हो रहा था और पानी की सुविधा, पीने के पानी की, मवेशियों के पानी की, कृषि एवं उत्पादन के लिए ये सारी व्यवस्था बड़ी नदियों के किनारे हो रही थी। ठीक है, तो अगर नदियां अपने प्रवाह मार्ग में परिवर्तन कर ले तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी दूर होता चला जाएगा। बस्तियों से जब पानी दूर होता जाएगा तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, जैसे कभी गंगा जी को माना जाता था कि गंगा जी प्रतापगढ़ से बहा करती थी। ये जो पापागांव का इलाका है, पहले नदी यहाँ से नहीं बहती। लोगों का मानना है कि नदी और पीछे की तरफ से प्रतापगढ़ के रास्ते से बहती, प्रतापगढ़ से होते हुए बनारस होते हुए फिर उधर जाती थी। लेकिन अब वो नदी इधर शिफ्ट होते हुए चली आई और नदियों का एक स्वाभाविक एक कार्य है परिवर्तन करना। वो भी परिवर्तन करती है अपने मार्गों में। जो चैनल्स हैं वो अलग अलग चैनल डेवलप करती रहती है, बगल से बहना शुरू कर देती है। खासकर गंगा नदी में बड़ा तीव्र होता है। गंगा नदी कटान करने वाली नदी है। ठीक है, बहुत तेजी से कटान करती है और हमेशा अपने मार्ग में परिवर्तन करती रहती है। आप देखते हैं कि साल 2 साल में कभी इधर से बह रही हैं, कभी उधर से बहने लगती हैं और आगे से बहने लगती हैं। तो इस तरीके से मार्गों में परिवर्तन करना नदियों की प्रवृत्ति है। और अगर यही परिवर्तन धीरे धीरे 5, 10, 50, 100, 200 सालों में नदियाँ और दूर तक चली जाएंगी तो क्या होगा कि अगर शहर बसा हुआ है और नदी पहुँच गई 4 किलोमीटर आगे, ठीक है, 3-4 किलोमीटर की तरफ आगे निकल गई तो समस्या हो जाएगी पानी की। लोगों को पानी लेने जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। इसकी वजह से लोग आगे की तरफ माइग्रेट करते हुए चले गए। जैसे कि घग्गर और सरस्वती की जो कहानी है कि घग्गर नदी कभी हरियाणा राजस्थान के क्षेत्र से सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन सरस्वती नदी के पहले चैनल में चेंज हो गया। जहाँ से वो नदी निकलती थी वहाँ पे कभी भूकंप वगैरह आया होगा, थोड़ा सा ऊंचा हुआ वो पार्ट और नदी वहाँ से बहना छोड़ दी और वहीं बगल से एक और धारा निकल आई जिससे कि घग्गर निकलती है। ठीक है, तो जब वो ऊंचा हो गया, ग्लेशियर से पानी आना कम हो गया तो धीरे धीरे वो नदी सूख गई। उसके जगह पर एक दूसरी नदी आ गई जिसको हम घग्गर के नाम से जानते हैं। तो जब वो नदी सूख गई, दूसरी नदी आ गई, तो जब वो सूखी होगी और दूसरी आई होगी उसके बीच में बड़ा समय लगा होगा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि पानी है इधर से निकला तो उधर से छूट गया तो वो पानी पूरा फैल गया, ऐसा नहीं है। उसमें भी समय लगा, क्योंकि नदियाँ जो है वो अपक्षय और अपर्दन की क्रिया करती है और ये क्रिया भी बड़ी लेंदी, ऐसा नहीं है कि एक दिन की प्रक्रिया है ये। इसको समय लगता है कटान बनाने में, चैनल बनाने में। पानी जब फोर्स से आता है तो नीचे जो है वो घाटी को तैयार करता है, गहरी घाटी तैयार करता है और वही जो है मिट्टी का कटान करता है और कटान करते 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 नीचे एक चैनल बना देता है। ठीक है, वाटर चैनल तैयार हो जाता है और उसी के अगल बगल जो है वो जमाव को तैयार कर देता है और वही नदी वेदिकाएं और सेक्शंस कहलाती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया बड़ी लेंदी प्रोसेस है, बड़ा समय लगता है इसमें। 200, 400, 500, 1000, लाखों साल लग जाते हैं इसको तैयार होने में। ठीक है, तो अगर सरस्वती नदी का वहाँ पे सूख गई होगी और घग्गर तैयार हुई होगी, उसमें बड़ा लंबा समय लगा होगा और उस पीरियड में लोग वहाँ से माइग्रेट होकर के चले। तो नदियों का प्रवाह मार्ग में परिवर्तन, नदियों का हट जाना, दूसरी तरफ निकल जाना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह सभ्यता के पतन के पीछे मानी जाती है। इसके बाद है बाढ़। ठीक है, बाढ़ एक वजह, जैसे कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बाढ़ एक बड़ी वजह थी, खासकर मोहनजोदाड़ो से जुड़ी। मोहनजोदाड़ो और चुमंदड़ो तो ऐसे शहर थे जो कि बाढ़ की वजह से तबाह हो गए और उसके प्रॉपर एविडेंस है वहाँ।
ठीक है, सिंधु नदी में, क्योंकि ये दोनों ही शहर सिंधु सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे थे और सिंधु नदी में एक भीषण बाढ़ की वजह से दोनों शहर तबाह हो गए थे। और मोहनजोदाड़ो से तो हमें जब उत्खनन हुआ तो वहां से मिट्टी की बहुत मोटी मोटी गादें हमको दीवार पर दिखाई पड़ती हैं। जब नदी में बाढ़ आती है तो मिट्टी आती है ना दलदली, तो दलदली मिट्टी का एक पूरा जमाव गाद हमको मोहनजोदाड़ो के शहर पे दिखाई पड़ता है, जो इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि कोई भीषण बाढ़ उस इलाके में आई थी जिसने कि वहां से तबाह कर दिया था उस पूरे इलाके। ठीक है, जैसे कि केदारनाथ में आई थी कुछ वर्षों पूर्व एक बड़ी बाढ़ आई जिसमें काफी लोग नहीं रह गए थे। तो इस तरीके से बाढ़ भी एक बड़ी प्रमुख वजह हो सकती है और इसको माना था अर्नेस्ट मैके ने। अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल और एस.आर. राव लोथल के एक्सकेवेटर थे। उन्होंने लोथल नामक पूरा स्थल का उत्खनन कराया था और लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है वो भी जो है बाढ़ की वजह से ही डूब गया। इसके अलावा धौलावीरा भी समुद्र जल में विस्तार की वजह से डूब गया था। तो ऐसे बहुत सारे शहर थे जो कि समुद्र में जल स्तर में वृद्धि होने की वजह से और नदियों के पानी में वृद्धि होने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से समाप्त हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगला है जल तल का ऊपर उठना या भूतात्विक परिवर्तन। ठीक है, इसको भूतात्विक परिवर्तन लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। भूतात्विक परिवर्तन, ठीक है। एम.आर. सहानी, R.L. राइट्स, ठीक है, राइट्स H.P. देल्स और H.T. लैम्ब्रिक। ठीक है, ये लोग ऐसा मानते थे कि भूतात्विक परिवर्तनों की वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई। और ये भूतात्विक परिवर्तन का मतलब है वही जो नदियों के जलकर भूकंप आने की वजह से कोई स्थान ऊंचा हो गया, कोई नीचा हो गया, जिसकी वजह से नदियों ने अपने प्रवाह मार्ग में परिवर्तन कर लिया और कुछ नदियां सूख गई। ठीक है, क्योंकि नदियां हमेशा ढलान की तरफ बहती है और कहीं पर अगर बीच में कोई भूकंप की वजह से कोई भाग ऊंचा हो गया, ठीक है, या कहीं ज़्यादा डिपॉजिट हो गया तो क्या होगा, नदियाँ अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेंगी या तो गायब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी वहाँ से। ठीक है, वाटर लॉगिंग जो वो रास्ता है वो खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पानी बह रहा है और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक बड़ा सा कुछ चीज़ रख दिया तो पानी क्या होगा, यहाँ से बहने लगेगा या फिर यहाँ से बहने लगेगा, जहाँ से रास्ता पाएगा वहाँ से बहने लगेगा। तो भूकंप या भूतल में वृद्धि होने की वजह से या परिवर्तन होने की वजह से मार्ग में परिवर्तन हो गया। अब मान लीजिए उद्गम स्थल में कहीं पर ऐसा हो गया तो उद्गम स्थल यहाँ से हो रही, अब नदी यहाँ से बहने लगी, दूसरी जगह से कहीं से हो गया। तो भूकंप के आने की वजह से नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ, भूतल की वृद्धि हो गई, कहीं पर ऊंचा भाग तैयार हो गया, जिसकी वजह से सभ्यता पतन की तरफ चली गई, क्योंकि नदियाँ सूख गई तो सब बेकार है, वहाँ पर रहना बेकार। इसके बाद है समुद्र तटीय भूमि का ऊपर होना या जल प्लावन। ठीक है, जैसा है जो हम बात कर चुके हैं। और फिर आखिरी एक कारण है और है, तो इसके बाद एक और है, एक है बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण। ठीक है, और इसको मानने वाले थे अर्नेस्ट मैके, गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगेट, हाँ, और मार्टिमर व्हीलर। ये जो लोग थे वो इस बात को मानते थे कि यहाँ पर कोई बाहरी आक्रमण हुआ था, और खासकर हड़प्पा के संदर्भ में वो ऐसा मानते थे, क्योंकि हड़प्पा से कुछ 2-4-5 कंकाल ऐसे मिले थे जिसमें कि एक एरोहेड, तीर घुसा हुआ था उनके शरीर के अंदर। ठीक है, और इसको फिर जोड़ा गया उसी मैथोलॉजिकल इशू के साथ जो कि आर्यन के साथ रिलेट करता है। उसमें कहा गया कि जो बाहर से लोग आए थे आर्यन, और उसमें इंद्र नामक जो देवता थे वो पुरंदर उनको कहा जाता है, दुर्गों को ध्वस्त करने वाला कहा जाता है, और उन्होंने इस सभ्यता को समाप्त किया।
लेकिन ये कल जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज जैसा कुछ अब वर्तमान में नहीं माना जाता, और ये माना जाता है कि यहीं की आंतरिक कोई लड़ाई हुई होगी, आपस में ट्राइबल कोई लड़ाई हुई होगी, ठीक है, वर्चस्व की लड़ाई। लेकिन जब संसाधनों पर फायदा होने लगता है, लोगों को भूमि और जो भी व्यापारिक गतिविधियां होती है उनसे ज़्यादा मुनाफा होने लगता है, तो क्या होता है, संसाधनों को ज़्यादा एकत्रित करने के लिए लोग लड़ाई करते हैं। आप युद्धों को देखें तो युद्धों के पीछे का कारण क्या था? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। साम्राज्य का विस्तार क्यों करना था? एक तो अपनी शक्ति बढ़ानी थी, साथ साथ संसाधन एकत्रित करने थे, ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर कब्जा करना था, ठीक है। तो हो सकता है उस दौर में भी लोगों को, जब व्यापारिक गतिविधियां कर रहे थे, लोगों को ज्यादा धन आना शुरू हो गया होगा, भौतिक संपदा से उनको प्रेम हो गया होगा। भौतिक संपदा ही लड़ाई का कारण है, ठीक है। अगर आपको भौतिक संपदा प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी तो आप लड़ाई नहीं करेंगे। आप अगर जितना आपके पास है उसी में खुश है तो लड़ाई की वजह ही नहीं है। लेकिन लोगों की जो महत्वाकांक्षा है, ज्यादा पाने की इच्छा है, वो लड़ाई को जन्म देती है। तो हो सकता है उस दौर में भी व्यापारिक गतिविधियों में ज्यादा फायदा हो रहा था, लोग अपने आपको भौतिक ज्यादा सुख और आनंद के साथ जोड़ लिए थे, और साथ साथ इसी वजह से वो अधिक धन संपदा एकत्रित करने के लिए आसपास के जो ट्राइबल्स थी उनमें उनको लड़ाई करने लगे थे उनके साथ, ठीक है। तो उसकी वजह से भी शायद सभ्यता धीरे धीरे, लेकिन इतना बड़ा कारण ये नहीं है जितना कि बड़ा इन लोगों ने बताया। अर्नेस्ट मैके, विलियम मार्शल जैसे जो पुरातत्वविद है, क्योंकि वो शुरुआती दौर था। और हमेशा एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई चीज इनिशिएट की जाती है, जब उसके ऊपर कोई प्रारंभिक कार्य किए जाते हैं, तो वो उस समय का नॉलेज होता है, ठीक है। क्योंकि जो 1921 और 22 के दौर में जो नॉलेज था, जो कार्य प्रणाली थी, ठीक है, जो तकनीकी थी, वो आज 2022 में अलग है। आज हमारे पास विभिन्न प्रकार के तकनीक है, हमारे पास डेटिंग मेथड्स हैं, हमारे पास एक्सकवेशन के बेहतर मेथड्स हैं, हमारे पास GPR है, रिमोट सेंसिंग, बहुत सारी ऐसी तकनीक है जो कि वर्तमान में आ चुकी है। और हमारे पास एक लंबा इतिहास भी है जिसको हम पढ़ करके आए हैं। जब शुरुआत में लोगों ने काम किया होगा तो उनके पास पीछे का कोई काम नहीं रहा होगा, उनके पास पीछे का कोई अनुभव नहीं रहा होगा, पीछे की कोई जानकारी नहीं रही होगी। लेकिन आज सिंधु सभ्यता के संदर्भ में हमारे पास 100 वर्षों का जानकारी है। पिछले 100 वर्षों में जो काम हुए थे वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। लेकिन जब प्रारंभिक दौर में लोगों ने काम किया होगा तो उनके पास वो नॉलेज नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने इस पूरी कहानी को पिरोने के लिए एक अपना कुछ न कुछ तर्क, उसके साथ लॉजिक जोड़ते जोड़ते उसको पिरो दिया, ठीक है। लेकिन आज वर्तमान में बहुत सारे मेथड टेक्निक्स को यूज करते हुए, आर्कियोलॉजी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए, नवीन तथ्यों को लाते हुए अब इस विषय की और भी जानकारी हमको प्राप्त हो रही है। तो अब इस कहानी में एक नए अध्याय जोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमारा नॉलेज जो है वो बढ़ रहा है। हो सकता है आने वाले 50 सालों में नॉलेज और आगे चला जाएगा, और जो आज की कहानियां हैं वो भी पलट दी जाएंगी, ठीक है। जो आज थ्योरी डेवलप की गई है वो थ्योरी भी वहां पर आकर के रोक दी जाएगी, दूसरी थ्योरी डेवलप हो जाएगी, और ये हमेशा होता रहा है। इसीलिए समय और स्थान को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, और वो हर समय में हुआ है। तो इसीलिए बाढ़ का इसका जो कारण है, बाढ़ आक्रमण का कारण, जो कि शुरुआती दौर में बड़ा प्रासंगिक माना जाता था, खासकर 1960-70 के दशक में इसको सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता था। लेकिन आज वर्तमान में इसको कोई भी महत्वपूर्ण कारण नहीं मानता। ये कहते हैं कि हाँ, ये एक ट्राइबल वॉर वगैरह हुई होगी, लेकिन इससे सभ्यता समाप्त नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अब ये आर्यन थ्योरी को डिक्लाइन कर दिया गया है, अब उसको कोई नहीं मानता। लेकिन जब ये आर्यन थ्योरी प्रभावी थी, जब लोग मानते थे कि हाँ आर्य आए थे, तब ये बाढ़ आक्रमण को सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता था सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे, ठीक है। लेकिन आज वर्तमान में बदलते हुए परिदृश्य को देखते हुए हमारे नॉलेज, हमारा जो ज्ञान है इस विषय के प्रति जो बढ़ रहा है, नई नई तकनीकों का जो प्रयोग हुआ, जिससे नवीन जानकारियां आई, वो जानकारियां अब इस तथ्य को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानती, ठीक है। तो आप एग्जाम में इस चीज को लिख सकते हैं कि आज वर्तमान में बदलते हुए परिदृश्य में जो हमारा ज्ञान का विकास हो रहा है, उस ज्ञान के विकास में अब इस तथ्य को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसकी एक और वजह बताई गई थी, सेमेंट्री एच एरिया। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा में एक समाधि स्थल था जिसको सेमेंट्री एच या RH नाम से जाना गया। और ये जो सेमेंट्री एच समाधि स्थल, सेमेंट्री का मतलब समाधि स्थल, जहाँ पर कब्रों को दफनाया जाता है,
इन समाधि स्थलों में कुछ शव ऐसे थे जहाँ पे तीर वगैरह लगे हुए थे उनके सीने में और अस्त व्यस्त उल्टा करके दफनाए गए। इसकी वजह से जो है इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने इस बात को कोट करना शुरू कर दिया था कि यहाँ पर कोई लड़ाई हुई थी और लड़ाई के बाद लोगों को दफना दिया गया। ठीक है, इस वजह से बात निकल करके आई थी और वो बात की सेमेंट्री अच्छी है। समाधि स्थल में हमको कुछ शव ऐसे मिले थे जो कि नेचुरली दफनाए हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। ऐसा लग रहा था कि इन पर कोई लड़ाई हुई है या अचानक से कुछ वार हुआ है, तब इनको ऐसा दफना दिया गया। ठीक है, इस वजह से ये सारी कहानी गढ़ी गई थी। इसके बाद एक और कारण है, वो है महामारी, जो कि कैनेडी बताते हैं। कैनेडी जो है, हाँ, CRU कैनेडी है और ये अमेरिका के जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, नृतत्व विज्ञान के व्यक्ति थे और इन्होंने कई मानव कंकालों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई मलेरिया नामक बीमारी थी और इसकी वजह उन्होंने बताई कि ये सघन वनों का इलाका था, घने वन वाला इलाका था और यहाँ पे मच्छर होने लगे थे और इन मच्छरों से मलेरिया जैसी बीमारी आई। और मलेरिया की बीमारी जो है, क्योंकि अति ज्वर वाली बीमारी है, बहुत तेज फीवर आता है और उस समय कोई उसका एंटीडोट नहीं था। ठीक है, आज तो मलेरिया की बीमारी के काट हमारे पास है, डेंगू की भी है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हम क्योर कर पाते हैं, उस दौरान नहीं थी। स्पेसिफिक कारण नहीं, वो अभी पूरी जांच उसकी नहीं हुई है, लेकिन वो मानते हैं कि मलेरिया जैसी कोई जो कि मच्छरों से, हाँ, एपिडेमिक है, पेंडेमिक नहीं है। पेंडेमिक एपिडेमिक में फर्क पता है? यस सर, महामारी होता है। पेंडेमिक मतलब महामारी होता है विश्व स्तर पर। महामारी होता है विश्व स्तर पर। सर पेंडेमिक दो पेंडेमिक जो कि वैश्विक स्तर पर महामारी, एपिडेमिक जो कि लोकल स्तर पर, जो छोटे एरिया को कवर करता है उसको एपिडेमिक कहते हैं और पेंडेमिक जो वैश्विक स्तर, जैसे कोरोना पेंडेमिक है और छोटी छोटी जो बीमारियां, प्लेग वगैरह, ये सब एपिडेमिक, ये यही लोकल लेवल तक फैल करके रुकी और फिर वहीं से शांत। ठीक है, तो मलेरिया को एपिडेमिक माना जा सकता है, पेंडेमिक नहीं, क्योंकि सब जगह मलेरिया से लोग नहीं मरे। ठीक है, क्योंकि सघन वन हर जगह नहीं, ऊपर के इलाके में जहाँ पे सघन वन हुआ करते थे वहाँ पर मच्छर वगैरह की समस्या हुई होगी और क्योंकि हमारे पास वो क्योर नहीं था, हमारे पास वो चिकित्सीय पद्धति नहीं थी, हमको वो नॉलेज नहीं था कि हम कैसे इसको एक्सट्रैक्ट कर पाए, जान पाए, तो जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग मर गए होंगे। इसके बाद फिर लोग मूव कर रहे होंगे, कटाई भी हो रही थी। ये अलग अलग कारण लोग बता रहे हैं ना, लोगों ने अलग अलग कारण बताए हैं। तो एक कारण लोगों ने माना कि पेड़ों की वजह से, सघन वनों की वजह से मच्छर हुआ करते थे, वाटर डॉगिंग की वजह से मच्छर हुआ करते थे और लोग तमाम हो गए। तो जो पेड़ की कटाई को कारण मानते हैं वो इसको नहीं मानते, और जो पेड़ की कटाई को कारण मान रहे हैं, जो नहीं मानते, बाढ़ आने के बाद महामारी की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एक अलग प्रोपोर्शनल है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता की जो व्यवस्था है ये एक बड़े ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में है, तो इसमें कोई एक कारण इस सभ्यता के पतन का नहीं। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कारण इस सभ्यता के पतन के तो एक ही कारण माना जाता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन को सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। जलवायु परिवर्तन, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन को सबसे प्रमुख कारण माना जाता है कि जलवायु की परिवर्तन की वजह से सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक है, अब इसके तिथि क्रम की अगर हम बात करें, तो वर्तमान में जो सिंधु सभ्यता की तिथियां है वो बहुत पीछे जा रही है। ठीक है, 7000 ईसा पूर्व के आसपास राखी गढ़ी से डेट्स आ चुकी है, लेकिन उतनी प्रमाणिक अभी नहीं, क्योंकि सिर्फ राखी गढ़ी से आई है। लेकिन इसका जो प्री फेज है वो अब लोगों ने मानना शुरू कर दिया है कि वो 5000 ईसा पूर्व के आसपास है। कौन सा फेज? प्री और अर्ली। प्री है और फिर अर्ली। अर्ली मान लीजिए 4000 के आसपास है, और मैच्योर जो फेज है ये लगभग 3000 से लेकर के 2000 के आसपास मैच्योर फेज है, और फिर उसके बाद जो लेट फेज है वो 2000 से लेकर के अंततः जो है 1500, 1600, 1100 ऐसे ही ये समाप्त हो जाता है।
लेकिन हम लोग 1500 इसको मानते हैं कि 1500 में ये सभ्यता समाप्त हो गई और ये सब ईसा पूर्व है। ठीक है, 3 फेज को हम 5000 के आसपास रखते हैं, अग्नि वाले फेज को 4000 के आसपास रख रहे हैं। मेच्योर जो फेज है जिसको हम सभ्यता मानते हैं, जहाँ पर वो पूरा नगरीय स्वरूप दिखाई पड़ता है, वो 3000 से 2000 के आसपास चली गई है। तभी ये 2250 से 1750 मानी जाती है, आपकी पुस्तकों में ये दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग टाइम पीरियड में माना। तो जो सबसे प्रासंगिक मानी जाती थी वो मानी जाती थी 2350 से 1750, 500 वर्षों को माना जाता था। ये 500 वर्ष सभ्यता के सबसे प्रमुख काल है जिसमें कि सभ्यता अपने सबसे विकसित स्वरूप को प्राप्त कर रही है। ठीक है, तो अब वो टाइम पीरियड बढ़ गया है। 3000 से 2000 के बीच में हम मानते हैं कि ये सभ्यता अपने पूरे विकसित स्वरूप में दिखाई पड़ती है और 2000 से जनरेशन होता है, कम से कम 500-600 वर्ष लगते हैं सभ्यता के पतन होने में और फिर सभ्यता अपने पतन की तरफ, विघटन की तरफ चली जाती है। और 1500 ईसा पूर्व से हम मानते हैं कि वैदिक संस्कृति का दौर आ जाता है। ठीक है, वैदिक संस्कृति आ जाती है, फिर 1000 में हम उत्तर वैदिक का पीरियड मानने लगते हैं और फिर 600 से सेकेंड सेंचुरी बीसी आ जाती है, 600 बीसी आ जाती है। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता का जो है कालक्रम है और ये सिंधु सभ्यता रही जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब नेक्स्ट हम लोगों को बात करनी है चालकोलिथिक कल्चर की। इसको हम ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के नाम से जानते हैं। समय है अभी? हो गया?